फाइनली अपन ने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। अब आगे अपन चले क्वेश्चन नंबर 18, वही आपसे कहीं किसी ना किसी पीएससी में पूछा हुआ है। S8 S2F2 और H2S में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो स्पष्ट बात है S8, तो S8 का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। S8 की जो शेप होती है वो क्राउन लाइक शेप होती है, याद करो S8 क्राउन लाइक शेप। इसके अंदर क्या होगा, जो प्रत्येक सल्फर है उस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही आए, क्योंकि प्रकृति के अंदर हमने पढ़ा था कि जो सल्फर है वो S8 रूप में मिलता है। अब सल्फर यहाँ भी बॉन्डेड है और यहाँ भी बॉन्डेड है, तो किसी भी तरह का कोई चार्ज आने का सवाल ही नहीं है। तो S8 में तो सल्फर पर 0 होगा, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड रह जाता है। S2F2 की बात करें तो S2F2 की स्ट्रक्चर ये है, सल्फर सल्फर फ्लोरीन और फ्लोरीन। सर अभी मैं क्लास में था, भी करता हूँ कॉल, है ना सर। जैसे S2F2 है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि सल्फर से ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की है, सल्फर से ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की है। फ्लोरीन अपनी ओर खींचेगा तो इस स्थिति में सल्फर पर +1 आना है, तो इसका मतलब आंसर या तो ये होगा या ये होगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास H2S की है, तो H2S में तो वैसे ही आप निकाल सकते हो। H2S में 2 हाइड्रोजन पर +2, सल्फर पर निकालना है तो x बराबर 0, तो आपके पास x बराबर क्या आ गया -2, तो इसका मतलब सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर -2। समझ में आ गया? हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर पर्टिकुलर एक ही एलिमेंट पर निकाला जाता है। इस पर भी +1 आएगा और इस पर भी +1 आएगा। तो जब अपन ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना, तो वो पर्टिकुलर किसी एटम पर निकाला जाता है, पूरे मॉलिक्यूल पर नहीं निकाला जाता। जैसे आप S8 में निकाल रहे हो तो पूरे S8 में आप कहोगे कि सल्फर पर ऑक्सीडेशन नंबर 0, और कुल मिलाकर S8 अणु पर भी 0 है, लेकिन S पर भी 0 है, हर 0 0 0। समझ में आ गई बात? अगले क्वेश्चन की बात करें तो आपको पहले ही बता दिया था कि जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का प्रूफ है, और ग्रेफाइट पूरा की पूरा कार्बन से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। हाँ। हाइड्रोजोइक एसिड के अंदर आपसे हाल में फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि हाइड्रोजोइक जो एसिड होता है उसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। तो आप सबको पता है हाइड्रोजोइक एसिड में निकालना है नाइट्रोजन पर, तो क्या कर लोगे, +3x +1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। आपसे फर्स्ट ग्रेड में इस साल पूछा ही था हाइड्रोजोइक एसिड। अगला एग्जांपल, कौन सा कथन गलत है? परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यही बात गलत है कि परऑक्साइड में तो हमने पढ़ रखा है, परऑक्साइड के केस में तो प्रत्येक ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो -1 आता है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, बिल्कुल सही है, हम पढ़ चुके। वैसे तो ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 आता है। रीजन क्या है, ऑक्सीजन से ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की है, खींचेगा तो सीधी सी बात है +1 +1 तो +2 आएगा, सही है। सुपर ऑक्साइड के केस में हमने कहा था, सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था KO2, हमने कहा था ये पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, पोटेशियम पर +1 तो O2 पर -1, यानी दोनों ऑक्सीजन पर मिलाकर -1 है, तो एक ऑक्सीजन पर -1/2। तो हमने बात की थी कि सुपर ऑक्साइड के केस में हर ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरण अंक -1/2 होता है। और चौथा, अधिकांश यौगिकों में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, सही है। अगला क्वेश्चन, CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? तो वैसे मैंने आपको कहा था कि CrO5 में निकालोगे तो क्रोमियम पर 10 निकलता है, 10 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्रोमियम पर 6 से ज्यादा निकल नहीं सकता। तो आपको कहा था कि जो CrO5 है, मैंने कहा था इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो आपको बता चुका, इसकी स्ट्रक्चर बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, और बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होने के कारण इस समय क्रोमियम पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 निकलेगा।
क्योंकि ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये खींचेगा, ये दो खींचेगा, तो CrO5 में तो क्रोमियम पर जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा वो क्या निकलेगा, +6 निकलेगा। अगला ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपसे लास्ट ईयर फर्स्ट ग्रेड में पूछा था। ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के अंदर हम आगे चलकर पढ़ेंगे ऑस्मियम और रूथीनियम दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखा लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ग्रेड का पुराना क्वेश्चन है ये कि इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो 8 तक ऑक्सीकरण अवस्था दिखा देता है। जैसे मैंगनीज तो +7 तक दिखाता है, आयरन कभी +2 +3 दिखाता है, ऐसे ही ऑस्मियम और रूथीनियम ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक देखने को मिलती है, +8 तक। अगला क्वेश्चन, आपको बता चुका कि जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस हैं उनके अंदर हमने उनकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी और कहा था कि जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर। हमने पढ़ा था HOCl को कहा जाता है हाइपोक्लोरस एसिड, और इस समय आपको दिख रहा है ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन कहेगा दे दे दे, तो इस स्थिति में क्लोरीन पर +1 चार्ज है, हाइपोक्लोरस एसिड कहते हैं। दूसरा है HClO2, तो इसमें एक O जोड़ दिया जाएगा। इसे HClO2, इसे हाइपोक्लोरस एसिड और इसे क्लोरस एसिड कहा जाता है। इसमें ये ऑक्सीजन भी डिमांड करेगा तो ये दो ऑक्सीजन दो की डिमांड करेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा तो +1 और ये खींचेगा तो +2, इसीलिए इस समय क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकला। ये हाइपोक्लोरस एसिड है और इसे क्लोरस एसिड कहा जाता है। तीसरी स्थिति में मैंने कहा था एक और वो जोड़ देंगे तो वो क्लोरिक एसिड कहलाएगा, जैसे HClO3 कहते हैं, HClO3। यहां अगर आप देखोगे तो 2 +2 +2 और +1, तो इस समय क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा। हाइपोक्लोरस एसिड दैट इज क्लोरस एसिड, इसे बोलते हैं क्लोरिक एसिड, और अगले वाला जो एसिड है उसे बोला जाता है परक्लोरिक एसिड। और दिख रहा होगा इस समय क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर +7 आए। और आपसे कहा था कि जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं उनमें जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्स पर निकलता है उसकी अम्लीयता उतनी ज्यादा होती है, इसीलिए हाइपोक्लोरस एसिड से ज्यादा क्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड से ज्यादा क्लोरिक एसिड, और क्लोरिक एसिड से ज्यादा एसिडिक कौन होता है, परक्लोरिक एसिड होता है। ये वाला क्वेश्चन आपसे ये अलग अलग डिफरेंट टाइप की PSCs में होता है, LIC वगैरह में भी हुआ होगा या कोई PSC में भी हुआ होगा, और इसके अलावा ये आपसे सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। सिंपल सी बात है, अभी सिर्फ हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमारे आगे आएगा तब हम बात करेंगे। जैसे ये है पोटेशियम Cr, इसके साथ C2O4 को बोलते हैं ऑक्सिलेट, ये आगे आएगा ऑक्सिलेट, ठीक है। अब मुझसे कहा इस क्रोमियम पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, तो आपकी इच्छा हुई तो आप पूरे का पूरे को निकाल सकते हो बराबर 0 करके, और चाहो तो 2 टुकड़े करके भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पूरे को भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 पोटेशियम पर आपको पता है +3 होता है, क्रोमियम पर निकालना है तो X। आगे चल के आपके समझ में आएगा इस C2O4 को ऑक्सिलेटो कहते हैं, और ऑक्सिलेटो एक ऑक्सिलेटो पर चार्ज -2 होता है, C2O4 -2, ये ऑक्सिलेटो आयन है। एक ऑक्सिलेटो पर -2 होता है, तो यहाँ 3 ऑक्सिलेटो है तो 3 दूनी -6, और कुल मिलाकर कंपाउंड कैसा है, उदासीन। तो पक्षांतरण करोगे तो यहाँ समझ में आ जाएगा आपको कि क्रोमियम पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा, ये दो तो हो नहीं सकते, +3 और +3 आया समझ में। आगे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो पता चलेगा कि ये ऑक्सिलेटो बाइडेंटेड लिगैंड है, एक ऑक्सिलेटो 2 उपसहसंयोजक बंध बनाता है, तो यहाँ टोटल 6 उपसहसंयोजक बंध बनेंगे, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +3। आगे समझ में। तो ये जो 26-27 क्वेश्चन थे, ये जो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ उससे रिलेटेड थे, ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं। अब दूसरा जो आज हम टॉपिक बात करेंगे वो बात करेंगे ऑक्सीकरण क्या है, रिडक्शन क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है, और अपचायक पदार्थ क्या होता है।
फिर धीरे धीरे बात चलने लगेगी तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, और धीरे धीरे थोड़ा सा फिजिकल का धीरे धीरे टफ मोड चालू होने लगेगा। आ गया पहला समझ में। अब हम आज बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसकी जो पीडीएफ है मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप पे, आप सब जुड़े हुए हो टेलीग्राम ग्रुप पे, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ लें। एनएम क्लासेस जयपुर के नाम का है, तो ये पीडीएफ वहां मिल जाएगी, और वैसे मैं आपके इस ऐप पे डालता ही हूँ उसको, है ना। अब सबसे पहले नेक्स्ट हेडिंग हम डालते हैं। दो चीजें होती है, आप सबने सुना भी होगा, एक को तो बोलते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और एक चीज होती है अपचय, रिडक्शन। एक चीज तो है ऑक्सीकरण, और एक चीज आप सबको पता है क्या होती है, अपचय। सबने पढ़ा भी है, एक चीज ऑक्सीडेशन कहलाती है और दूसरी आपकी क्या कहलाती है, रिडक्शन। दो अलग अलग चीज पढ़ाई ना, ऑक्सीकरण और अपचय। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, सबने खूब सुना होगा ऑक्सीकरण और अपचय। पुरानी परिपाटी की बात करें तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, और अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। लेकिन हम डायरेक्ट आधुनिक संकल्पना की बात कर रहे हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, जो हमसे पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है वी इलेक्ट्रॉनीकरण, इंग्लिश में डी इलेक्ट्रोनेशन, वी इलेक्ट्रॉनीकरण। वी का मतलब होता है त्यागना। कोई भी परमाणु हो, कोई भी आयन हो, या कोई भी अणु हो, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो उस चीज को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का त्यागना। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनीकरण। इलेक्ट्रॉनीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। वी जहां भी लग जाता है ना, डी का मतलब होता है निकालना, वी कार्बोक्सिलीकरण, CO2 बाहर निकलना। समझ आई बात, बोलते ना सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण करता है, वी मतलब बाहर निकलना, डी मतलब बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉनीकरण, वी इलेक्ट्रॉनीकरण, वी इलेक्ट्रॉनीकरण का मतलब आपके समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या। इलेक्ट्रॉनीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। समझ में आई बात। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो आप सबको पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनावेश आता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋणावेश आता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब वी इलेक्ट्रॉनीकरण, वी इलेक्ट्रॉनीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्यागना, और इलेक्ट्रॉन का त्यागेगा तो धनावेश आएगा, यानी धनावेश में वृद्धि। समझ में आ गई बात। धनावेश में क्या होगी, वृद्धि, या मैं उल्टा भी बोल सकता हूं, ऋणावेश में कमी। या मैं ये भी बोल सकता हूं ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। जैसे +3 से +5 हो गया, तो धनावेश में वृद्धि हुई नहीं हुई, तो ऑक्सीडेशन नंबर में भी वृद्धि हुई, ऑक्सीडेशन 3 से 5 हो गया। आए समझ। इलेक्ट्रॉनीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो धनावेश आएगा या ऋणावेश आएगा, ऋणावेश, तो हम कहेंगे ऋणावेश में वृद्धि।
ऋणावेश में वृद्धि होगी, या ये भी बोल सकते हो धनावेश में कमी। पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज नेगेटिव चार्ज। या मैं ये भी कह सकता हूं ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगी। समझ में आया? अब मैं कुछ एग्जांपल से इसको समझता हूं। सपोज करो मैंने एग्जांपल लिखा जिसमें लिखा था मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम आयन में बदल रहा है। तो आप तो सीधा सा देखा करो, ये स्वतंत्र है मैग्नीशियम, तो इस पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इस पर ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो 0 से +2 हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, और ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है। आया समझ में? अरे आया नहीं है? मैंने कहा क्लोराइड आयन कन्वर्ट हुआ क्लोरीन। इक्वेशन बैलेंस ऐसे होती थी कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Mg+2 में बदलता है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन को उधर ले, Mg-2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो Mg+2 बनेगा। अरे जब कोई परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तभी तो धनावेश आएगा। क्लोराइड से Cl2 बना। अगर आप देखोगे तो इस क्लोराइड पर ऑक्सीडेशन नंबर है -1। किसी आयन पर उपस्थित आवेश ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जबकि अगर आप इस Cl2 के अंदर देखोगे तो प्रत्येक क्लोरीन पर ऑक्सीकरण अंक 0 आएगा, क्योंकि क्लोरीन तो Cl बॉन्ड Cl है ना, यही तो है क्लोरीन। 0, तो -1 से 0 हुआ, -1 से 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना, माइनस से धनात्मक हो रहा। अरे आ रहा है समझ में? या ये भी कह सकते हो ऋणावेश में कमी हो रही है, पहले ऋणावेश -1 था अब 0 हो गया। या सबसे बढ़िया तरीका होता है आप तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो फिर वो चीज ऑक्सीडेशन। यहाँ -1 से 0, -1 से 0 बढ़ना हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन बैलेंसिंग के लिए +2 इलेक्ट्रॉन। है समझ? मान लो किसी रिएक्शन में मैं कहता हूं फेरस आयन कन्वर्ट इन फेरिक आयन, तो क्या हो रहा है? ये रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन, क्योंकि पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर था +2, अब हुआ +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो वो चीज ऑक्सीडेशन। मैं कहूं FeCN6-4 कन्वर्ट हुआ FeCN6-3, तो चाहो तो ये देख सकते हो ऋणावेश में कमी आ गई। पहले तो ऋणावेश कितना था? -4, अब -3 रह गया, तो ऋणावेश में कमी आ गई। और ऐसे नहीं देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर से देख लो, आयरन पर निकालना है तो X, 6 साइनाइड पर -6, बीज गणित योग -4, तो निकालोगे तो यहाँ Fe+2 फॉर्म में। यहां देखोगे X -6 बराबर -3 के, X बराबर क्या हुआ? +3, तो 2 से 3 हुआ ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं बढ़ा। और ऑक्सीकरण अंक अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe+2 कन्वर्ट इन Fe+3। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, समझ में आया? अब अगर हम इधर देखें, इधर की तरफ देखें अपचन में, जैसे मान लो क्लोरीन था, वो कन्वर्ट हुआ क्लोराइड आयन, तो इसका मतलब क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्योंकि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तभी तो ऋणायन बनता है, तो ये अपचन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। और वैसे देखोगे तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, अब -1 हो गया, तो कम हो गया ना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए तो वो चीज रिडक्शन है, तो हम कहेंगे यहाँ क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। सपोज करो मैं लिखूं स्टेनिक आयन कन्वर्ट इन स्टेनस आयन,
तो आपको दिख रहा है पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर +4 था, +4 से +2 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो ये रिडक्शन हो गया। परमैंगनेट का आयन इन कन्वर्ट इन मैग्नेट आयन, पहले -1 था अब -2 हो गया, ऋणावेश बढ़ गया, ऋणावेश का बढ़ना अपचयन कहलाता है। वैसे ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज पर निकाल के देखोगे तो यहाँ +7 आएगा, यहाँ +6 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो जाना अपचयन कहलाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऋणावेश बढ़ना अपचयन कहलाता है, क्योंकि -3 से -4 हुआ, ऋणावेश बढ़ना। वैसे नहीं देखो तो यहाँ Fe+3 आएगा, यहाँ Fe+2 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होना अपचयन कहलाता है। तो सीधा सा तरीका है, अगर आपको लगे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तब तो ऑक्सीकरण, किसी एलिमेंट का ऑक्सीकरण अंक बढ़ रहा है तब तो ऑक्सीडेशन है, और किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया तो वो अपचयन है, खत्म। आगे समझ में बताओ। प्रियंका बेटा, चौहान साहब समझ में आ गया ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है? चैट में लिख दिया आपके समझ में आ गया तो। गुड इवनिंग प्रियंका बेटा। ठीक है, चला आगे। चाहो तो फोटो खींच लिया करो कट से नीचे, या घर पे लिख लिया करो, खींच फोटो, है तो सही गाना। आजकल खूब चल रहे हैं ऐसे गाने, खींच मेरी फोटो, खींच मेरी फोटो, तो बस तुम भी बोर्ड की फोटो खींच लिया करो। ये क्या है जो चल रहा है, ये बेसिक है केमिस्ट्री का, इसके बिना अपन फिजिकल स्टार्ट नहीं कर पाते। फिर ये एक बार तैयार हो गया तो फिर फिजिकल में दिक्कत नहीं आती। चला, थोड़ा फास्ट लिखो नहीं तो फिर ये कैसे होगा, आज एक टॉपिक ही नहीं हुआ अभी तो। अब अगला जो टॉपिक है वो लिखे रेडॉक्स रिएक्शन।
क्या SN4 को बोलते हैं स्टेनिक और SN+2 को बोलते हैं स्टेनस। जो जिस पर चार्ज कम होता है ना उसके अंत में अस की आवाज आती है। फेरिक, फेरस यानी फेरस यानी Fe+2, फेरिक यानी Fe+3, स्टेनिक SN+4, स्टेनस SN+2। अस वाला कम वाला, इक वाला ज्यादा वाला। इसे MnO4 माइनस नहीं होता, KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, तो K प्लस हटा दिया तो ये बन गया पर मैग्नेट, और ये हुआ MnO4-2 होता है मैग्नेट आयन। अब देखें, अब आप सब जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें आपको पता है ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन 3 टाइप की होती है। सबसे पहली जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसे हम बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन आपने देखा भी होगा, इंटरनेशनल मैच होते हैं। इंटरनेशनल का मतलब ये होता है दो देशों के बीच में होने वाला मैच। तो इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल्स का तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होगा, रिडक्शन होगा, इसीलिए उसे कहा जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। सपोज करो इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में जैसे मैं आपसे कहूं स्टेनिक क्लोराइड, सॉरी स्टेनस क्लोराइड, ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है। स्टेनस क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड के बीच में रिएक्शन हुई, स्टेनस क्लोराइड कन्वर्ट हुआ स्टेनिक क्लोराइड में और फेरिक क्लोराइड कन्वर्ट हुआ फेरस क्लोराइड। ये आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि अगर हम देखें ये स्टेनस क्लोराइड है, तो अगर आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये आएगा SN+2। अरे आ रहा है समझ में, x-2 बराबर 0 तो x बराबर +2 और यहाँ SN का आएगा +4। तो आपको दिख रहा है कि SN के ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो रही है, SN+2 कन्वर्ट हो रहा है SN+4 में, तो ये चीज तो हो गई ऑक्सीडेशन। समझ में आया? यहाँ Fe+3 है क्योंकि 3 क्लोरीन है ना, तो -3, अरे 1 क्लोरीन पर -1 तो 3 क्लोरीन पर -3, तो ऑटोमेटिक Fe पर +3 आए। यहाँ ये +3 से +2 हो रहा है, तो अभी अभी बताया ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो वो चीज तो ऑक्सीडेशन है, यानी SN+2 का ऑक्सीकरण हो रहा है SN+4 में, और यहाँ Fe+3 किस में कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में, तो ये चीज रिडक्शन। और वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं वो रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। लेकिन इसमें तो क्या हो रहा है, एक अणु का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे अणु का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोला हमने इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ गया? अरे आया नहीं आया? समझ में आ गया इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? दूसरी रेडॉक्स रिएक्शन को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा का मतलब होता है एक के अंदर ही, इंट्रामॉलिक्यूलर। दूसरी रेडॉक्स रिएक्शन का नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। अभी अभी बताया इंटरनेशनल में तो 2 देश खेलते हैं और इंट्रा का मतलब होता है एक ही, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल दे रखा होगा, उसमें एक एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन होगा। उस चीज को हम क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर कहेंगे। हेलो, एक बात करता हूँ आपसे, अगला है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर को समझना है तो जैसे मैं एग्जांपल लूं पोटेशियम क्लोरेट का, कन्वर्ट इन पोटेशियम क्लोराइड
और साथ में ऑक्सीजन। अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर में तो एक का ऑक्सीडेशन एक मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन। इंट्रा का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होगा। देखो कैसे, जैसे अगर आप यहां देखें तो इसके अंदर इस क्लोरीन पर चार्ज है KClO3 है, हमने इसको किया तो क्या क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड और साथ में क्या बना 3O2। देखो इसमें एक बार देखते हैं, सही है ना, एक मिनट देख लेते हैं। देखो एक बार पोटेशियम क्लोराइड में देखो इस KClO3 में अगर आप इस क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो कितना निकले, तो देखो कैसे निकालेंगे। इस पोटेशियम के कारण +1, क्लोरीन पर निकालना है तो x, 3 ऑक्सीजन का -6, बीज गणित योग 0। समझ में? तो x बराबर यहां पर कितना आया +5। इस समय इस क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर आपका +5 आ रहा समझ में? इस दो से कोई मतलब नहीं है। और इस पोटेशियम क्लोराइड में अगर आप देखोगे तो इस क्लोरीन पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है -1, 5 से -1 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या कम हो गया, कम हुआ, कम हुआ तो ये तो रिडक्शन हो गया। क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि क्लोरीन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर था वो पहले +5 था और बाद में जाकर दूसरे क्लोरीन पर कितना हो गया, आ रहा समझ में? अगर आप इसके ऑक्सीजन को देखेंगे बोर्ड पे देखो एक बार, पोटेशियम क्लोराइड के ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन पर चार्ज है -2, लगाया था ना आपने, -2 तो लगाया था, इस ऑक्सीजन पर -2 ही तो लगाया, अरे इस पर +1, इस 3 ऑक्सीजन पर -6, तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन पर कितना लगाया, -2 ही तो लगाया। और O2 के अंदर अगर आप देखोगे O2 में देखोगे तो प्रत्येक ऑक्सीजन पर ऑक्सीकरण 0। अरे O2 O डबल बॉन्ड होता है ना, अरे हाँ या ना। तो अगर आप इसके रेस्पेक्ट में देखोगे, देखो क्लोरीन +5 से -1 हुआ और इसके पोटेशियम में कोई चेंज नहीं, यहाँ भी +1 यहाँ भी +1, लेकिन ऑक्सीजन पर यहाँ ऑक्सीकरण -2 था और यहाँ कितना हुआ 0, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण -2 से कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ता है तो ये चीज क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन। समझ में आया? तो एक एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, इस तरह की रिएक्शन को बोला जाता है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। समझ में आया? पहली तो हमने पढ़ी इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन। इंट्रामोलिकुलर में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल होगा, एक एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे एलिमेंट का क्या होगा, रिडक्शन। समझ में आ गया? तीसरी जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, या हिंदी में बोलते हैं विषमीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया। कई बार पूछी भी गई है रिएक्शन, विषमीकरण, या मैं कहूं डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक प्रकार की इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन ही है, लेकिन फर्क क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल होता है लेकिन एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक अलग तरह के एलिमेंट का रिडक्शन होता है। आ रहा है समझ में? और डिस्प्रपोर्शनेशन या विषमीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एक ही प्रकार के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक ही प्रकार के एलिमेंट का क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या मतलब है, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, आपने हाइड्रोजन परऑक्साइड का विघटन किया, ये कन्वर्ट हुआ H2O में और साथ में ½ O2। आ रहा है तक समझ में? अरे आ रहा है नहीं आ रहा? अब आपको पता है परऑक्साइड में इस ऑक्सीजन पर -1 और इस ऑक्सीजन पर -1,
ऑक्सीजन में आपको दिख रहा है 2 हाइड्रोजन पर +2, तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन पर कितना, -2। ये -1 से -2, ऋणावेश में वृद्धि। यहां ऑक्सीजन में आपको पता है O2 पर -1 से 0, प्रत्येक ऑक्सीजन पर 0। तो देखो -1 से 0, ये तो ऑक्सीकरण बढ़ा, तो ये तो हुआ ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीकरण बढ़ा थोड़ी, धनावेश ऑक्सीकरण तो घट गया। ये चीज क्या कहलाएगी, रिडक्शन। अब देखो, है तो ये इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन एक ही प्रकार के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही प्रकार के एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हमने क्या कहा, विषमीकरण अभिक्रिया। विषमीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। एक ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इस तरह की रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे और देखो, बेसिक मीडियम में जो क्लोरीन है, बेसिक मीडियम में क्लोरीन कन्वर्ट होता है क्लोराइड आयन में और साथ में बनाता है परक्लोरेट आयन, और वाटर अलग निकलता है, वो बाद की कहानी। अब आप क्लोरीन को पकड़ो, क्लोरीन में आपको पता है इस पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 और इस पर भी 0। Cl- में -1, ClO4- में अगर आप देखोगे तो x -8 बराबर -1, तो इसका मतलब इस क्लोरीन पर कितना आया, +7। एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ, एक क्लोरीन का रिडक्शन हुआ, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का ही रिडक्शन, तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। विषमीकरण अभिक्रिया में एक ही प्रकार के, पहली बात तो विषमीकरण अभिक्रिया इंट्रामोलिकुलर यानी एक ही मॉलिक्यूल के एलिमेंट के अंदर होती है, और उसमें एक एलिमेंट का तो ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, लेकिन दोनों ही एलिमेंट कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। वो चीज विषमीकरण रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। उतार लिया, तो कहां से, शुरू से उतारेगा यार, तू साथ साथ उतारा करो, कैसे चलेगा 40 का, नहीं तो फिर बाद में वही हो जाएगा। ये तो बताते हैं, यहाँ से उतारेगा इंट्रामोलिकुलर। समझ में आ गया तीनों में अंतर, एक इंटरमोलिकुलर, एक इंट्रामोलिकुलर और एक डिस्प्रपोर्शनेशन। इंटरमोलिकुलर को इंटरनेशनल से समझेंगे कि दो देश, यानी एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। इंट्रामोलिकुलर में एक ही मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, दूसरे प्रकार के एलिमेंट का रिडक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन में एक ही मॉलिक्यूल में लेकिन एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का रिडक्शन। यहां ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का ही रिडक्शन। समझ में आ गया। अब एक टर्म आपने सबने सुनी होगी, ऑक्सीकारक पदार्थ और अपचायक पदार्थ। चला आगे। एक टर्म होती है, अगली जो टर्म है, देखें ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग चीज है, और एक टर्म होती है ऑक्सीकारक पदार्थ, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक पदार्थ, और एक होता है अपचायक पदार्थ।
समझ आई? जैसे कोई रिएक्शन है जिसमें ए और बी दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ए क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, A+2, और त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को बी ग्रहण कर लेता है। ए क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, तो ए तो कन्वर्ट हुआ A+2 में, और बी क्या करता है, त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और बी कन्वर्ट होता है B-2। समझ में आई बात? अब ए अपनी बड़ी बड़ी बात सी को सुनाता है। ए कहता है सी, ये जो तुझे बी पैसे वाला दिख रहा है ना, वो मेरे कारण है। क्यों भाई? सी पूछता है क्यों? सी कहता है कि भाई बी के एक, सुनना ध्यान से, वापस सुन ले भाई, फिर सुन लो भाई। ए और बी के बीच में रिएक्शन होती है, A+2 बनाता है, B-2 बन जाता है फाइनली। अब ए को किसी दिन दोस्त सी मिल जाता है। ए सी से कहता है कि जो तुझे ये बी पैसे वाला दिख रहा है ना, ये मैंने बनाया। सही है क्या बात? क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा और बी ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। तो ए क्या कह रहा है कि जो ये तुझे बी दिख रहा है ना, ये पैसे वाला, ये मैंने बनाया। सी पूछता है कैसे? तो ए कहता है मैंने बी का अपचयन कर दिया। मैंने बी का क्या कर दिया? क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा और उसने उस त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ग्रहण कर दिया। तो ए क्या कहता है, मैंने बी का क्या कर दिया? अपचयन कर दिया। वो पदार्थ जो रिएक्शन के दौरान दूसरे पदार्थ का अपचयन करते हैं वो कहलाते हैं अपचायक पदार्थ। क्या कहलाते हैं? अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ वो पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ का अपचयन करता है और खुद का क्या करता है? ऑक्सीकरण। क्योंकि ए खुद तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है ना, तो ए सी से क्या कहता है कि मेरे कारण बी पैसे वाला बना है। ए सी से क्या कहता है? बी मेरे कारण पैसे वाला बना है, क्योंकि ए कहता है मैंने बी का अपचयन कर दिया। मैंने क्या कर दिया? मेरे जो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन थे उसको किसने ग्रहण कर लिया? बी ने। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन। तो क्या कहता है ए कि बी, मैंने बी का अपचयन कर दिया। अब एक दिन बी को सी मिल जाता है। सी दोनों की दोस्त है, ए की भी दोस्त है और बी की भी दोस्त है। अब बी दोनों अपना अपना इंप्रेशन जानना चाहते हैं। ये भी बॉयज है, ये भी बॉयज है, दोनों की एक ही फ्रेंड है सी, दोनों कोशिश में। ए कहता है सी से, अब बी भी इसी बात को सी से कहता है कि सुन, तुझे जो ए फकीर दिख रहा है ना, वो मेरे कारण दिख रहा है। जो तुझे ए फकीर दिख रहा है ना, वो मेरे कारण दिख रहा है। वो सी पूछती है भाई ऐसा क्यों? बोले मैंने उसके इलेक्ट्रॉनों को उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए सारे, यानी उसका क्या कर दिया? ऑक्सीकरण। और खुद का क्या कर लिया? अपचयन। तो ऑक्सीकारक पदार्थ अब ये कहता है बी मैं ऑक्सीकारक पदार्थ हूं क्योंकि मैं ए का ऑक्सीकरण करता हूं। तो ऑक्सीकारक पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीकरण और खुद का क्या करते हैं? अपचयन। इस रिएक्शन के अंदर बी ऑक्सीकारक पदार्थ है। ए अपचायक पदार्थ है। वापस समझना पूरी कहानी, तभी समझ में आएगा ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है और अपचायक पदार्थ क्या है। वापस सुन लेंगे। ए और बी के बीच में लड़ाई हो जाती है, या ए और बी के बीच में रिएक्शन होती है। A+2 बनाता है, B-2 बनाता है। ए को सी मिलती है। ए सी से कहता है मैं अपचायक पदार्थ हूं क्योंकि मैंने बी का क्या कर दिया? अपचयन। अपचायक। ए क्या कहता है सी से? मैं अपचायक पदार्थ हूं क्योंकि मैंने बी का क्या कर दिया? अपचयन। फिर सी पूछती है तेरा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा। समझ में आई बात? बी क्या कहता है? मैं ऑक्सीकारक पदार्थ हूं क्योंकि मैंने ए का क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या कर लिया? अपचयन। अब अपचायक पदार्थ की क्या पहचान है? ये ए था, ये A+2 में बदला। इसका मतलब अपचायक पदार्थ वो पदार्थ होता है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है। B-2 में बदला, इसका मतलब ऑक्सीकारक पदार्थ वो पदार्थ है जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में क्या आती है? कमी।
अप से याद रखेंगे, अप जिसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है वो अपचायक पदार्थ है, और जिसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आती है वो ऑक्सीकारक पदार्थ। अब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें हम लुईस अम्ल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वो लुईस क्षार कहलाते हैं। दो बातें होती है, लुईस अम्ल और लुईस क्षार। ए इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो हम कह सकते हैं जो अपचायक पदार्थ है वो लुईस क्षार होते हैं, और ऑक्सीकारक पदार्थ लुईस क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। एक बार इसको उतार, चले। अब देखो वापिस, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इधर अपचायक पदार्थ, पहला पॉइंट। ऑक्सीकारक पदार्थ में लिखे, ये पदार्थ दूसरे का ऑक्सीकरण, ये पदार्थ दूसरे का ऑक्सीकरण वह स्वयं अपचित होते हैं। समझ में आया? वापिस से, ऑक्सीकारक पदार्थ कौन से हैं, जो दूसरे का तो क्या करते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकारक पदार्थ दूसरे का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, और खुद का क्या करते हैं, अपचन। ऑक्सीकारक पदार्थ वो पदार्थ है जो दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं, खुद का क्या करते हैं, अपचन। इसी के नीचे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अरे यार समझ ही नहीं रहा, ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं, दूसरे का क्या करते हैं, दूसरे का क्या करते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ दूसरे का क्या करते हैं, ऑक्सीकरण, खुद का क्या करते हैं, अपचन। अपचन का मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, तो लिखें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, समझ में आया? तीसरा पॉइंट, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें हम कहते हैं लुईस क्षार, सॉरी लुईस अम्ल, लिखें लुईस अम्ल होते हैं। समझ में आई बात? चौथा पॉइंट, ऑक्सीकारक पदार्थ की पहचान क्या होगी, अभी अभी बताया, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगी, लिखें ऑक्सीडेशन नंबर में कमी। समझ में आया? अब आए अपचायक पदार्थ पर। अपचायक पदार्थ क्या है, ये दूसरे का अपचन करेगा, लिखें दूसरे का अपचन, खुद का ऑक्सीकरण। अपचायक पदार्थ में लिखें दूसरे का अपचन, खुद का ऑक्सीकरण। समझ में आया पहला पॉइंट? अपचायक पदार्थ, सभी धातुएं रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं, ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि सभी मेटल्स इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना अपचायक गुण है, अपचायक, अपचायक डिफरेंट चीज है, ऑक्सीकरण अलग है, अपचन अलग है, ऑक्सीकारक पदार्थ अलग है, अपचायक पदार्थ अलग है। अपचायक पदार्थ वो है जो दूसरे का अपचन करता है, खुद का ऑक्सीकरण करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो लिखें इलेक्ट्रॉन का त्यागना, इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ठीक है, अब अभी अभी बताया, लुईस अम्ल तो वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और लुईस क्षार वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, तो लिखें लुईस क्षार होते हैं। और चौथा पॉइंट, कैसे पहचानोगे ये अपचायक पदार्थ है, उसके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है, कल बताऊंगा आगे, और कैसे पहचानोगे। चौथा पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है।
तो एक बार आज की क्लास वापस आप देखना तो समझ में आएगा धीरे धीरे ऑक्सी कारक क्या है, अच्छा है क्या है। ठीक है, टाइम बढ़ा देंगे धीरे धीरे, अभी चिंता की बात नहीं, तो बहुत, अभी तो बहुत समय है।